हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है केवी एजुकेशन पर। और यहां पर स्पीड से काम चलेगा, यहां पर स्प्रिंट चलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो भाई ये वाला चैप्टर पढ़ने से पहले, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मैं आपको याद दिला दूं कि प्लांट फिजियो में एक और चैप्टर होता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और हर बच्चे को पता है कि फोटोसिंथेसिस से होता क्या है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, और खाना कोई क्यों बनाएगा? जाहिर सी बात है, वो खाने से एनर्जी निकालना चाहता है। तो ये एक तरीके से पेड़ पौधों ने अपना खाना बना लिया है। और खाना क्यों बनाया है? इस खाने से वो एनर्जी यानी एटीपी निकालना चाहते हैं। यही अपना चैप्टर है, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। कि यहां से खाना बना तो ये फोटोसिंथेसिस हो गई। अब इस खाने की ऑक्सीडेशन करके एनर्जी निकालनी है, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। अब देखो यहां पर एटीपी बन चुके हैं, और एटीपी के बनने को अंग्रेजी में क्या बोल दिया जाता है? फोस्फोराइलेशन। अब ये फोस्फोराइलेशन, एटीपी का बनना भी दो तरीके से हो सकता है। या तो एटीपी डायरेक्ट बन जाएंगे, या फिर एटीपी किसी के थ्रू बनेंगे कि पहले NADH FADH2 ये बनेंगे, फिर इसको कन्वर्ट किया जाएगा एटीपी। मतलब अल्टीमेटली अपने को एटीपी ही चाहिए। तो इन दोनों में फर्क क्या है, डायरेक्ट बनने में, इसको बनने में? देखो इसको ऐसे समझो, अगर आपके पास पैसे कैश में पड़े हैं, आपकी जेब में कैश 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए पड़े हैं, आप डायरेक्टली उसको खर्च कर सकते हो। दूसरी तरफ एग्जांपल क्या है कि अगर आपके पास चेक पड़ा है ना, आपके पास कैश नहीं है, आपके पास चेक पड़ा है, तो आपको बैंक में उस चेक को यूज करने, उससे कैश निकलवाने जाना ही पड़ेगा। तो जहां पर बैंक की जरूरत पड़े, यानी चेक है आपके पास, डायरेक्ट एटीपी आपके पास नहीं है। और जहां बैंक की जरूरत ना पड़े, मतलब डायरेक्ट है, आपके पास कैश पड़ा है, ठीक है, तो डायरेक्टली एटीपी बने, उसको बोल दिया जाता है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। जहां पर ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनका कोई भी यूज नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली बन गए हैं। यहां पर अपने पास ऑक्सीडेटिव फोस्फो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का यूज हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ETS भी है। यहां पे क्या हुआ है, एनर्जी जो बनी है NADH FADH2 इस फॉर्म में बनी है, तो इसको एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, ETS ये सब अपने को चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये बातें अपने को समझ में आ गई। अब देखो ये जो खाना था, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था, ये कौन से हो सकते हैं? तो भाई ये कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं। यूजुअली कौन से होते हैं इन तीनों में से? यूजुअली कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और इनका नामकरण कर दिया गया है कि अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह फैट यूज हो रहे हैं तो F4 फैट, F4 फ्लोटिंग रेस्पिरेशन उसको नाम दे दिया जाएगा। और इधर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहे हैं तो P4 प्रोटीन, P4 प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन उसको अब बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम देखो एक एक को तो करके पढ़ेंगे नहीं। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को उठा के देख लेते हैं भाई, ग्लूकोज के साथ क्या क्या हो रहा है। अब देखो करना क्या है, ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी है, यही अपना टारगेट है। ठीक है, तो ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। अब ग्लूकोज को तोड़ने को अंग्रेजी में बोलेंगे लिसिस। किसको तोड़ा है? ग्लूकोज को, तो हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज को जैसे ही तोड़ा, ग्लाइकोलिसिस हुई, तो रिजल्ट से क्या बन जाएगा? पाइरुविक एसिड बन जाएगा। अब इस पाइरुविक एसिड के पास दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी कि या तो अनएरोबिक कंडीशन होगी, ऑक्सीजन अब्सेंट होगी जिसमें उसका इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, एरोबिक कंडीशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन में जहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां पर क्या होगी? पाइरुविक एसिड से फर्मेंटेशन हो जाएगी। और फर्मेंटेशन के रिजल्ट से अगर लैक्टिक एसिड बनता है, जैसा कि मसल्स में, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोल देंगे। और अगर इथेनॉल बनता है तो उसको, जैसे कि यीस्ट में, उसको इथेनॉल फर्मेंटेशन बोल देंगे। दूसरी तरफ बात करें एरोबिक कंडीशन में, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यह जो पाइरुविक एसिड है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में, जिसको हम बोल देंगे लिंक रिएक्शन। तो ये अपनी बन गई क्या? लिंक रिएक्शन बनके तैयार हो गई। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A एक साइकिल में, जिसका नाम है क्रेब साइकिल, इसमें एंट्री मार जाएगा। अब नाम में आ रहा है साइकिल, तो साइकिल गोल 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 घूमेगी और ऐसे 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 एनर्जी निकलेगी, है ना। एनर्जी कौन सी? अपने को पता है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि NADH2 FADH2 ये सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। तो यहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अपने को देखो NADH FADH2 ये देखने को मिल रही है। और यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ETS भी होगी। जाहिर सी बात है, ये क्रेब साइकिल है, ये कहां पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में तो हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ऑक्सीजन भी है, ETS भी है, तो सारे टाइप की एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहीं पर कुछ चीजें क्लियर कर
लो, यहीं पर कुछ चीजें क्लियर कर लो कि ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और पाइरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। मतलब जाहिर सी बात है, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएं तो अगर ये 3 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, तो जाहिर सी बात है ये 2 मॉलिक्यूल बने होंगे ना, 2 मॉलिक्यूल बने होंगे। मतलब क्या कहना चाहता हूं कि यहां पर लिंक रिएक्शन में जो जो प्रोसेस होगी उसको अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो जो एनर्जी बनेगी क्रैब साइकिल के अंदर, जो जो एनर्जी बनेगी अपने को उससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, तो हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है। और क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है, देखो आपसे पूछ लिया जाए कि एरोबिक कंडीशन और अनएरोबिक कंडीशन में एनर्जी का फर्क बताओ। देखो अनएरोबिक कंडीशन में ये अपनी अनएरोबिक कंडीशन है, ये अपनी अनएरोबिक कंडीशन है, तो इसमें यहां पर कोई भी एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसमें एनर्जी कहां बनेगी, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में बनेगी। और एरोबिक कंडीशन की बात करें तो ये अपनी एरोबिक कंडीशन है, तो इसमें भाई ग्लाइकोलिसिस वाली एनर्जी भी है, लिंक रिएक्शन वाली भी है, क्रैब साइकिल वाली भी है, सारी एनर्जी इसमें बनेगी। तो देखने से ही पता लग रहा है कि एरोबिक कंडीशन में बहुत ज्यादा एनर्जी अपने को मिलेगी और अनएरोबिक में तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस वाली एनर्जी है, यहां कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। ये बात भी यहां पर समझ में आ गई, ठीक है। और एक बात आपसे पूछ लिया जाए ग्लाइकोलिसिस किसमें किसमें होती है, तो भाई अनएरोबिक में भी होगी, एरोबिक में भी होगी, क्योंकि कॉमन आ रही है, ठीक है। लिंक रिएक्शन सिर्फ एरोबिक में, क्रैब साइकिल सिर्फ एरोबिक में, ठीक है। अब लोकेशन पता कर लेते हैं। देखो ग्लाइकोलिसिस या फर्मेंटेशन होगी दोनों किसमें, साइटोप्लाज्म में होंगी। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन अपनी क्रैब साइकिल होगी। हम पहले बात भी कर चुके हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ईटीएस होगी, वहीं पर है ना अपनी एरोबिक कंडीशन चलेगी जिसमें लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल आएगी। ईटीएस कहां होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये सबकी लोकेशन की कंफ्यूजन दूर हो गई, ठीक है। अब देखो बारी बारी से हम हर प्रोसेस को देखना चाहते हैं। यहां पर कौन सी प्रोसेस है, मेनली एक ग्लाइकोलिसिस है, एक ये देखनी पड़ेगी, एक फर्मेंटेशन है, एक लिंक रिएक्शन है, एक क्रैब साइकिल है, एक ईटीएस है। बारी बारी से इनको देखना पड़ेगा। अब देखो यहां पर एक दो ट्रिक आएंगी, जैसे ग्लाइकोलिसिस को याद करने की ट्रिक है। अब यहां पर इस वीडियो में मैं उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस ट्रिक की वीडियो अपलोड कर रखी है। मैं ये 2-3 लिंक, जैसे ग्लाइकोलिसिस की ट्रिक आएगी, एक क्रैब साइकिल की ट्रिक आएगी, मैं कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि पिन कर दिए तो आप देखोगे नहीं, आपको वो वीडियो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत आसान अच्छी ट्रिक है, ठीक है। फिर से वही बात है, अब मैं इनको बोल बोल के पढ़ के सुना दूं, कोई फायदा नहीं है। आप वो ट्रिक देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। ये एनर्जी लिखा हुआ है जो अपना लास्ट में जो बैलेंस शीट आएगी उसमें भी आ जाएगा कि कितने एटीपी बने, कितने माइनस हुए, कितने एनएडीएच बने, कितने एफएडीएच2 बने। यहां पर एक बात मैं आपको बता देता हूं कि एक एनएडीएच वाला मॉलिक्यूल है ना, वो कितने एटीपी देगा, लास्ट में 3 एटीपी अपने को देगा, और एफएडीएच2 वाला 2 एटीपी देता है। एनएडी वाला 3 देता है, एफएडी वाला 2 एटीपी अपने को देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन की में इस कुछ भी बचा ही नहीं है। अब हम ऑलरेडी ये जो लिखा हुआ है ना, ऑलरेडी हम ये इसमें कर चुके हैं कि एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी नहीं बनेगी। कौन सी एनर्जी बनेगी, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में। हो क्या रहा है, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड, फिर इस तरीके से फर्मेंटेशन हो रही है। इधर लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, वही बातें इसमें लिखी गई है। देखो इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, पाइरुविक एसिड, ग्लूकोज, वही चीजें चल रही हैं, कुछ भी अलग है ही नहीं, ठीक है। तो ये अपनी हो गई एनएरोबिक कंडीशन। और एरोबिक कंडीशन में हमने क्या देखा था कि लिंक रिएक्शन देखी थी, है ना। तो लिंक रिएक्शन में हो क्या रहा है, एक बात याद करो, मैंने क्या बोला था, हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब लिंक रिएक्शन में कितने CO2 निकल रहे हैं, 1 निकल रहे हैं, तो इसको 2 से, टोटल लिंक का पूछ लिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी की बात की जाए, 1 एनएडीए दिख रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्जन होगी किसमें, लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर से वही है, यहां पे कुछ भी याद नहीं करना, इस चार्ट में सब कुछ बता दिया कि लिंक रिएक्शन में पाइरुविक एसिड से क्या बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कुछ भी याद करना ही नहीं है। ये अपनी क्रैब साइकिल है, इसकी ट्रिक में लिंक पिन कर दूंगा। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत प्यारी ट्रिक है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर चीजें वही चल रही हैं। देखो ये 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, एक कार्बन कहां निकल गया, CO2 में निकल गया, फिर यहां पर CO2 में निकल गया तो ये 4 कार्बन हो गया, फिर ये 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, और ये 2 कार्बन इससे मिल जाएगा, तो 4 और 2 फिर से 6 कार्बन यहां पर हो गया, ठीक है। एनर्जी की बात करें, देखो यहां पर NADH कितने हैं, 1, 2 और 3, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। जीटीपी कितना है, 1, कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एफएडी कितने हैं, 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। CO2 कितने हैं, 1, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 4 हो जाएंगे,
है ना, हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना ईटीएस आ गया भाई। ईटीएस के लिए ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनमें ट्रिक लगाओगे तो आप फंस जाओगे। तो कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा, कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। और ईटीएस में हो क्या रहा है, इसके लिए ये आपके सामने अभी एक पेज पे वीडियो चलेगी, इसमें आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से कि ईटीएस में हो क्या रहा है। देखो अब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने वाले हैं कि जो अपने पास NADH वाली एनर्जी बनी थी, FADH2 वाली एनर्जी बनी थी, उसको ATP में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले मैं एक सेल बना लेता हूं। ये मान लीजिए हमने बना ली एक सेल। ठीक है, और इस सेल के अंदर मैं बना देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने आउटर मेम्ब्रेन बना दी, ये मैंने बना दी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है, फोल्डिंग्स होती हैं, तो वो भाई क्रिस्टा था बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये बन गई माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये ग्रीन कलर वाला पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन रहेगी, और ये क्या रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन रहेगी। और दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये हो जाएगा दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। ठीक है, इतनी बातें अपने को समझ में आ चुकी हैं। और ये क्या है भाई, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है ना। और इस जगह की बात करूं तो ये क्या होगा भाई, ये साइटोप्लाज्म रहेगा, जाहिर सी बात है ना, बाहर का स्पेस है सेल का, तो ये साइटोप्लाज्म रहेगा। अब प्रोसेस कौन सी थी, देखो ग्लाइकोलिसिस कहां होगी, तो भाई साइटोप्लाज्म में होगी। और बाकी की जो होंगी कौन सी, जैसे कि अपनी लिंक रिएक्शन थी, और क्या थी अपनी क्रेब साइकिल थी, ये कहां होंगी, अपनी माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। और लिंक रिएक्शन में, क्रेब साइकिल में, या फिर ग्लाइकोलिसिस में भी क्या क्या बने थे अपने पास, NADH ये बना था, FADH2 बना था, ये एनर्जी बनी थी। और ये हमने बोला था कि ये चेक है, चेक को बैंक में ले जाके कैश करवाना पड़ेगा। तो बैंक कहां पे है, इधर है। तो होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इस पे क्या लगे होते हैं, इस पे कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। ये पहला कॉम्प्लेक्स हो गया, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये चौथा कॉम्प्लेक्स हो गया, और पांचवा कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से ATP सिंथेज के रूप में ये हो गया। अब पांचवा कॉम्प्लेक्स है। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स को, ये जो चेन बन रही है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी को बोला जाता है। अब हो क्या रहा है, देखो अपने पास क्या बन के तैयार थे, चलो NADH वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अपने पास NADH बन के तैयार था कि ये अपने पास एनर्जी बन चुकी थी। अब अपने को इसको क्या करना है, कैश करवाना है, मतलब इसके ATP बनाने हैं। अब होगा क्या, इससे क्या निकलेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और क्या निकलेगा, इससे H+ निकलेगा। ठीक है, इससे एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक H+ निकलेगा। और ये H+ कहां चला जाएगा, इस इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में चला जाएगा। तो यहां तो H+ आ गया है। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सा गणित मैं आपको बता दूं कि देखो दो H+ के रिजल्ट से एक ATP बनता है, दो H+ के रिजल्ट से एक ATP बनता है। और ये NADH ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये इलेक्ट्रॉन पहले इस कॉम्प्लेक्स के पास गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो बोल रहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक चेन के थ्रू, इसके पास गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसके पास गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां है, फाइनली ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट कर लेगी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो ये तो ये इलेक्ट्रॉन की बारी। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जा रहा है, तो तीन जगह पे, हम किसकी बात कर रहे हैं, NADH वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो तीन जगह पे क्या करेगा, ये पहली जगह पे, एक जगह पे 2 H+ देगा, फिर दूसरी जगह पे 2 H+ देगा, फिर तीसरी जगह पे ये 2 H+ देगा। तो तीन जगह पे 2 H+ देगा ये। और फाइनली क्या होगा, ये प्रोटॉन जो इकट्ठे होते जा रहे हैं, H+ इकट्ठे होते जा रहे हैं यहां पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ये ATP सिंथेज से ऐसे निकलेंगे, तो ATP की प्रोडक्शन होगी। कितने ATP की प्रोडक्शन होगी, तो NADH की बात करें तो 2 से 1 ATP बनेगा। तो एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल कितने बन गए, 1 से 3 ATP बन गए। और यहां पर FADH2 होता, अगर FADH2 होता तो ये तीन की जगह पे दो जगह ही 2 देता, तो 2 का 1 बनेगा और 1 का 1 है ना। तो FADH2 के कितने हो जाते, 3 की जगह पे 2 ATP। इसलिए हम बोलते हैं ना कि भाई NADH2 वाला कितना 3 ATP देता है, FADH2 2 ATP देता है। ठीक है, तो ये अपने को यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ में आ गई। अब इसमें देख लेते हैं भाई कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कौन से होते हैं भाई, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, इसमें फालतू की ट्रिक बनाएंगे तो हमारी ट्रिक बन जाएगी। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होगा, FMN NADH डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, कॉम्प्लेक्स 4 में जिसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर के सेंटर होंगे। और कॉम्प्लेक्स 5 में तो ATP सिंथेज रहेगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होगा। भाई फिर से वही बोल रहा हूं, ये तो भाई याद ही करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां पे फालतू की ट्रिक बनाएंगे तो वही है, अपना ही उल्लू बन जाएगा।
अब देखो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, वही है ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, सबस्ट्रेट लेवल पे, समझ रहे हो ना, सबस्ट्रेट लेवल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का यूज हमने नहीं किया है। 4 एटीपी बने, 2 माइनस हो गए। ऑक्सीडेटिव मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ईटीएस का यूज किया है, 2 एनएडीएच बनते हैं, तो 2 एनएडीएच दे टोटल कितने, 6 एटीपी बन जाएंगे। तो 6 और 4 10, 2 माइनस हो गए, नेट अपने 8 बन जाएंगे। लिंक रिएक्शन की बात करें तो इसमें भाई सबस्ट्रेट लेवल पे कोई भी नहीं है और 2 एनएडीएच है, 2 गुना 3 है ना, एनएडीएच से 3 मिलते हैं, FADH2 से 2 मिलते हैं, तो टोटल 6 हो जाएंगे। क्रेब्स साइकिल की बात करें तो सबस्ट्रेट लेवल पे 2 जीटीपी, 1 जीटीपी 1 एटीपी के बराबर होता है, तो ये 2 एटीपी हो जाएंगे। 6 NADH है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 18 हो जाएंगे, 2 FADH है 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 हो जाएंगे, टोटल 24 एटीपी हो जाएंगे। अब देखो यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि अनएरोबिक कंडीशन में कितने एटीपी बनेंगे, तो अनएरोबिक में देखो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है और +4 -2 मतलब नेट कितने, 2 ही एटीपी अनएरोबिक कंडीशन में बनते हैं, और एरोबिक में टोटल नेट आपके 38 बन जाएंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कोशेंट, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, ठीक है, इसका रेशियो है। अब ये भी बच्चे भूल जाएंगे कि CO2 ऊपर थी या नीचे थी, तो इसको ऐसे याद रखा करो। देखो RQ एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना, तो आंसर भी C मतलब कांस्टेंट आना चाहिए, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से उड़ा दो, आंसर क्या आ जाएगा, C है ना, ऊपर C कांस्टेंट आंसर आना चाहिए। तो एक कार्बोहाइड्रेट के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, फैट के लिए लेस देन 1, प्रोटीन के 0.9, ये एनसीईआरटी का ही डाटा है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज है एम्फीबोलिज्म, एम्फीबिया, एम्फी वर्ड होता है कि दोनों के लिए, बोथ, ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल यहां पे किसके लिए बात हो रही है कि कैटाबोलिज्म भी एनाबोलिज्म में। मतलब क्या है, अगर ये हम पूरी जो अभी तक हमने पढ़ा है इस पूरी प्रोसेस को देखो तो ये कैटाबोलिज्म की तरह दिखती है कि है ना, कोई चीज टूट रही है, जैसे हम ग्लूकोज को तोड़ते हुए आ रहे थे तो कैटाबोलिज्म की तरह ये दिखाई देती है, बट असल में यहां पर एनाबोलिज्म भी हो जाती है जब जरूरत पड़ती है। जरूरत कैसे पड़ती है कि फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए भी कन्वर्ट हो सकता है और जरूरत पड़ी तो दोबारा फैटी एसिड भी हो सकता है, ठीक है। तो चैप्टर फिनिश। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर होने क्या वाला है। देखो हमें पता है पेड़ पौधे जो होते हैं वो सनलाइट का यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं, ठीक है, CO2 का यूज करते हैं। हम बोलते हैं ना कि हम जो CO2 रिमूव करते हैं पेड़ पौधे उसका यूज करते हैं। और क्या है, हमें पेड़ पौधों में, हमारे घर में जो गमले भी हैं उनमें हमें पानी डालना पड़ता है, तो इन 3 चीजों का पेड़ पौधे यूज करते हैं। इन 3 चीजों का यूज करके पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, अपने लिए एनर्जी बनाते हैं, ATP बनाते हैं, NADPH बनाते हैं। और इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन बोल दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी बना ली है पेड़ पौधों ने, इस एनर्जी से वो क्या बनाएंगे, अपना खाना बनाएंगे, अपना फूड बनाएंगे, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन जो है ये लाइट से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, हाँ, तो इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन बोल दिया जाता है। ये लाइट रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन, और यही अपने को पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो फूड की क्या हुई है, सिंथेसिस हुई है। फूड की सिंथेसिस हुई है क्या यूज करके, लाइट का यूज करके, और लाइट के लिए वर्ड यूज होता है फोटो, तो चैप्टर का नाम क्या पड़ गया, चैप्टर का नाम पड़ गया फोटोसिंथेसिस, कि फूड की सिंथेसिस हुई है क्या यूज करके, लाइट का यूज करके, ठीक है। अब देखो इस लाइट रिएक्शन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन में हमें देखना है कि एनर्जी कैसे बनी है, और एनर्जी के बनने को, मेनली एटीपी की बात करें यहां पे, एटीपी के बनने को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, फोस्फोराइलेशन बोला जाता है। और फोस्फोराइलेशन किसका यूज करके हुई है, लाइट का यूज करके हुई है, तो लाइट के लिए वर्ड आया फोटो, तो बन जाएगा फोटो फोस्फोराइलेशन, एटीपी प्रोडक्शन यूजिंग लाइट, फोटो फोस्फोराइलेशन, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके से चीजें पढ़ेंगे, एक साइक्लिक तरीके से, एक नॉन साइक्लिक तरीके से। नाम से ही पता लग रहा है साइक्लिक मतलब अलग अलग, अगर इलेक्ट्रॉन जो है साइकिल में घूम के वापस आ जाए तो साइक्लिक, और नॉन साइक्लिक मतलब अगर इलेक्ट्रॉन घूम के वापस ना आ पाए वो नॉन साइक्लिक हो जाएगी, और नॉन साइक्लिक का ही दूसरा नाम है Z स्कीम। और डार्क रिएक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम पाथवे, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के जितने साइंटिस्ट हैं सारे वो देखने वाले हैं। सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी 1774 में,
और इन्होंने क्या किया था, शोड एसेंशियल रोल ऑफ एयर फॉर प्लांट ग्रोथ। इनका एक एक्सपेरिमेंट है बेल जार एक्सपेरिमेंट, इसको देख लेते हैं। देखो हुआ क्या था, इन्होंने एक जार में एक चूहे को रख दिया, एक मोमबत्ती को जला के रख दिया, तो थोड़ी देर बाद होगा क्या, चूहा भी मर जाएगा और मोमबत्ती भी बुझ जाएगी। फिर इन्होंने क्या किया, चूहे को रख दिया, मोमबत्ती को जला दिया और एक पौधे को रख दिया। अब हुआ क्या थोड़ी देर बाद कि मोमबत्ती भी जलती रही और चूहा भी जिंदा रहा। तो मतलब क्या है कि प्लांट कुछ तो ऐसा कर रहा है जो इसको भी जला रहा है, इसको भी जिंदा रख रहा है। चूहा सांस ले रहा था तो जो भी ये गैस छोड़ रहा था, ठीक है, और ये मोमबत्ती जल रही थी, इससे भी तो धुआं निकल रहा होगा। मतलब इन दोनों ने जो एयर रिमूव की उसको ये प्लांट रीस्टोर कर रहा है, ये इसमें कंक्लूजन निकला। ठीक है, नेक्स्ट देखो जैन इंगेनहाउस, इन्होंने क्या किया था, देखो ये एक्वाटिक प्लांट है, ये पानी है, ठीक है, पानी में ये प्लांट रखे हुए, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने एक बार तो इस एक्वाटिक प्लांट को अंधेरे में रख दिया, एक बार इस एक्वाटिक प्लांट को लाइट में रख दिया। तो देखने को क्या मिला कि जब लाइट में इसको रखा तो इसके जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट है ना, मतलब जो इसके पत्ते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे बुलबुले बबल्स दिखाई दिए, और ये बबल्स किसके थे, ऑक्सीजन के बबल्स दिखाई दिए। मतलब यहां से क्या पता चल गया कि लाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये इन्होंने बता दिया। नेक्स्ट है टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, इन्होंने प्रिज्म का यूज किया था और ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा का अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। देखो प्रिज्म में बहुत सारे एंगल होते हैं तो एंगलमैन ऐसे याद रख लेना, ठीक है। इनका कंक्लूजन क्या था कि प्लांट लाइट का यूज करते हैं, ये तो भाई कॉमन सी बात है, बट कौन सी ऐसी लाइट का जिसका मेनली यूज करते हैं, तो रेड एंड ब्लू कलर की लाइट है जिसका प्लांट मेनली यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जूलियन वॉन सेक्स, इन्होंने क्या किया था भाई, ग्लूकोज की प्रोडक्शन के बारे में बताया था कि प्लांट के अंदर होती है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स, जिसको आज हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, वो कहां लोकेटेड होता है, स्पेशल बॉडी के अंदर, जिसको आज हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज यूजुअली स्टोर किसकी तरह, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है ग्लूकोज, ये बताया था। नेक्स्ट है कॉर्नेलियस वॉन लीन, इन्होंने क्या बताया था भाई, ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं और यहां पर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट के अंदर हाइड्रोजन डोनर जो होगा H2O होगा और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इधर हाइड्रोजन डोनर देखो सल्फर बैक्टीरिया है तो H2S होगा और सल्फर रिलीज होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला कि जो ऑक्सीजन रिमूव होती है, पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो कहां से आती है, वाटर से आती है, ना कि वो CO2 से आती है, ठीक है। वाटर से आती है, CO2 से वो नहीं आती। ये वही अपनी नॉर्मल सी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस वाली, इसमें कुछ समझने लायक है भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो अब मजेदार चीजें चलेंगी। देखो ये हमारे पास एक पेड़ है, पेड़ के पास बहुत सारी क्या है, पत्तियां हैं, एक पत्ती को उठा लेते हैं। अब इस पत्ती के इस पार्ट में जूम करके देखा तो अपने को मिजोफिल सेल्स दिखाई देंगी। अब एक मिजोफिल सेल को यहां से उठा लेते हैं तो मिजोफिल सेल्स के अंदर, जैसे किसी भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली होती है, इसके साथ भी सारी सेल ऑर्गेनेली हैं, और एक सेल ऑर्गेनेली कौन सी है भाई, क्लोरोप्लास्ट है। तो यहां से इस क्लोरोप्लास्ट को जूम करके जब देखा तो इसके अंदर भाई, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे थाइलाकोइड्स हैं, और थाइलाकोइड्स के अलावा जो ये खाली जगह बची हुई है इसको हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा बोल देते हैं। अब यहां से इसको थाइलाकोइड को जूम करके देखेंगे तो इस तरीके से है थाइलाकोइड, ठीक है। एक तो वो थाइलाकोइड है, देखो ये एक थाइलाकोइड, एक थाइलाकोइड, एक थाइलाकोइड, एक थाइलाकोइड, एक थाइलाकोइड, और ये सारे मिलके एक बिल्डिंग बना रहे हैं जिसको क्या बोला है, ग्रेना बोला है। अब ये वाले थाइलाकोइड जो हैं ये ग्रेना नामक बिल्डिंग में प्रेजेंट है तो इनको बोल दिया जाएगा ग्रेनल थाइलाकोइड, है ना। ये भी एक ग्रेना है, ये ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, और दो ग्रेना को, ये एक ग्रेना, ये एक ग्रेना, दो ग्रेना को आपस में कौन जोड़ रहे हैं, ऐसे थाइलाकोइड जो स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं, इसीलिए इनको स्ट्रोमल थाइलाकोइड बोल दिया जाएगा या फिर स्ट्रोमल लैमेला बोल दिया जाएगा। यहां पर मैंने आपको बताया था कि थाइलाकोइड के बाहर की जो जगह होगी वो स्ट्रोमा होगी,
होगी, ठीक है। तो ये ग्रेना, ये ग्रेना, ये ग्रेना और ग्रेना को आपस में जो जोड़ रहे हैं वो स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं, इसीलिए उनको स्ट्रोमल थाइलाकोइड बोल दिया जाता है, ठीक है। अब एक थाइलाकोइड को यहां से उठा के अगर जूम करके देखते हैं तो अंदर थाइलाकोइड के अंदर का एरिया जो होगा उसको थाइलाकोइड का ल्यूमन बोल दिया जाएगा, और जाहिर सी बात है ये थाइलाकोइड की क्या है, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। अब थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर लगी होती हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर लगी होती हैं? फोटो सिस्टम लगे होते हैं, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है, और क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगी होती है, और क्या है, एटीपी सिंथेज यहां पर लगा होता है, और इसी का आगे जाके यूज होगा। अभी अभी हमने 2 टाइप के थाइलाकोइड देखे, एक ग्रेना वाले ग्रेनल थाइलाकोइड, एक स्ट्रोमा वाले स्ट्रोमल थाइलाकोइड। अब मजे की बात यह है कि ग्रेनल थाइलाकोइड के पास दोनों फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 भी PS2 भी, जैसा कि हमने यहां पर देखा। बट अगर स्ट्रोमल थाइलाकोइड की बात करें उसके पास PS2 नहीं होता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ PS1। अब हम बात करने वाले हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स की, और मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। देखो कौन से पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन्स है और ज़ैंथोफिल है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी है ना। इनको कैसे याद करना है, रेनबो वाला विबग्योर लिख लो। देखो वॉयलेट, इंडिगो, ये कलर यहां पे नहीं दिखाई देंगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो ये नहीं दिखाई देंगे, तो ब्लू से शुरू करना है। देखो ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो और येलो ऑरेंज, ए बी सी, ये आपकी ट्रिक बन गई। ब्लू ग्रीन कौन सा है, ए है, ग्रीन येलो यानी येलो ग्रीन एक ही बात है, तो ये बी है, येलो ऑरेंज कौन सा है, अपना कैरोटीन्स है। ज़ैंथोफिल को कैसे याद करें, देखो हम फिजिक्स या कहीं भी कोई भी ग्राफ पढ़ते हैं तो वहां पर क्या पढ़ते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा, तो ये अपने को याद हो गए। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो अपने पास यहां पर मेनली 4 चीजें देखने को मिल रही है, ए बी, ये कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल, ठीक है। अब मजे की बात क्या है कि इसमें जो क्लोरोफिल ए होता है ना वो सरपंच होता है, वो सरपंच होता है, वो मुखिया होता है, बाकी क्या है, उसके सहायक हैं, बाकी हेल्पर हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए बीच में बैठ जाएगा, और जैसे ही जो भी लाइट आएगी ये इसको पकड़ के लाइट को पकड़ के लाएगा, ये भी लाइट को पकड़ के लाएगा, ये भी लाइट को पकड़ के लाएगा। एक तरीके से ये लाइट को हार्वेस्ट करेंगे, तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ये सरपंच है, इसको हम क्या बोल देंगे, सरपंच रिएक्शन सेंटर इसको बोल देंगे। और बाकी के क्या है, सहायक हैं, एक्सेसरी पिगमेंट है, बाकी के लाइट को हार्वेस्ट कर करके लाएंगे, तो इनको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC बोल दिया जाएगा, ठीक है। ये तीनों लाइट को पकड़ पकड़ के अपने सरपंच यानी रिएक्शन सेंटर के पास लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखो हमने बात की थी PS1 की, फोटो सिस्टम 1 की और फोटो सिस्टम 2 की। अब हमें यहां पर बात करनी पड़ेगी कि दोनों में डिफरेंस कहां होता है। तो एंजाइम्स में हो सकता है, अब्जॉर्प्शन में क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर की बात कर रहे हैं, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, ठीक है। एंजाइम कौन से होंगे, PS1 के पास NADP रिडक्टेज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं, ये आगे आपके काम आएंगी, ठीक है। PS1 के लिए कौन सा, NADP रिडक्टेज, और PS2 के फॉर वाटर की फोटोलिसिस के लिए इसके पास एंजाइम होता है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन की पीक क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर की ही बात होगी, क्योंकि वही सरपंच था, ठीक है। PS1 की कितनी पीक होती है, 700 नैनोमीटर, और PS2 की पीक 680 नैनोमीटर, ठीक है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें तो PS1 में कौन सा है, FES है, और PS2 में फेइयोफाइटिन है। ये सारी बातें आगे काम आएंगी, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो हमने बात की थी फोटोफॉस्फोराइलेशन की, एक नॉन साइक्लिक की बात की थी, एक साइक्लिक की बात की थी। मैंने बताया था नॉन साइक्लिक को ही Z स्कीम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कहां से मैं रिलेट कराऊं आपको, यहां से। अब हम इस चीज को उठा के लेके जा रहे हैं वहां पे, ठीक है, अपने डायग्राम में इस चीज को उठा के ले आए, मतलब ये एक थाइलाकोइड है, ये एक थाइलाकोइड है, ये थाइलाकोइड की क्या है, मेम्ब्रेन है, और अंदर क्या है, थाइलाकोइड का ल्यूमन है। मैंने आपको बताया था थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम लगे होते हैं, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है, और मैंने आपको बताया था इसमें ETS लगी होगी, ये अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और क्या बताया था मैंने आपको, ATP सिंथेज लगा होगा, ये ATP सिंथेज लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो हम नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अगर घूम के जाएगा वो वापस नहीं आएगा जहां से वो निकला है, ठीक है। अब देखो होता क्या है,
ये सनलाइट है, यहां से लाइट आई और फोटो सिस्टम 2 पे क्या की, स्ट्राइक की। अब फोटो सिस्टम 2 पे लाइट जैसे ही स्ट्राइक की तो इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, तो फोटो सिस्टम 2 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फेइयोफाइटिन है। तो फेइयोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे कहां ट्रांसपोर्ट होगा, अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो आपको पीक्यू है ना, इसमें 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम B6F और ये पीसी प्लास्टोसियानिन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया, पहले इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर आगे ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अपने फोटो सिस्टम 1 के पास। अब फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, FeS है, FeS है। उससे आगे कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर फेरोडॉक्सिन के पास, और फिर NADP रिडक्टेज यहां एंजाइम होगा और NADP से यहां NADPH वाली एनर्जी बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको पूछना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था और ये इलेक्ट्रॉन यहां खत्म हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम के वापस नहीं आया, तो इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक बोला है। अब आपको एक बात पूछनी चाहिए कि फोटो सिस्टम 2 के अगर इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति कहां से हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो वाटर है, वाटर की फोटोलिसिस के लिए एंजाइम होगा, तो वाटर की फोटोलिसिस हो जाएगी, जिससे ऑक्सीजन निकली, ये प्रोटॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां इस इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति करता रहेगा और ये ऑक्सीजन जो निकली है ये हमारे सांस लेने के लिए अवेलेबल हो जाती है, और ये प्रोटॉन कहां इकट्ठा हो गया, थाइलाकोइड के ल्यूमन में। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 ऐसी चीजें आएंगी जिनकी वजह से थाइलाकोइड के ल्यूमन में प्रोटॉन जो है बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन जो है बढ़ता जा रहा है, किसके कंपैरिजन में, बाहर के कंपैरिजन में, स्ट्रोमा के कंपैरिजन में। ठीक है, देखो पहला रीजन तीन चीजें आएंगी और ये सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो पहली चीज तो यही होगी, वाटर की फोटोलिसिस हुई, प्रोटॉन इकट्ठे होते जा रहे हैं, ये ल्यूमन में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज जो ये प्लास्टोक्यूनिन होता है ना, ये प्रोटॉन यहां से स्ट्रोमा से निकाल कर अंदर फेंक देता है, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज क्या हो गई, यहां NADPH एनर्जी बनाने में जो ये प्रोटॉन यूज हो रहा है ये भी स्ट्रोमा से निकाला जा रहा है, तो स्ट्रोमा में कम होते जा रहे हैं, अंदर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब तीनों ही चीजें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि थाइलाकोइड ल्यूमन में जो प्रोटॉन है वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता जा रहा है। अब इस ग्रेडियंट को तोड़ना जरूरी है, तो क्या होगा, यहां पर ATP सिंथेज लगा हुआ है जिसके सिर को CF1 बोल देंगे और ये पैरा टाइप है CF0 बोल देंगे। यहां से जब ये ग्रेडियंट टूटेगा, यहां से ये प्रोटॉन जो है बाहर निकलेंगे और ये एनर्जी बनती जाएगी, ATP बनती जाएगी। जैसे जैसे प्रोटॉन बाहर निकलेंगे ATP बनती जाएगी। ठीक है, अब यहां पर चीजें देख लीजिए, ये हमारा नॉन साइक्लिक वाली चीजें चल रही हैं और यही वो एनसीईआरटी की चीजें हैं, है ना, जो हमने इस डायग्राम में देखा है ना, वही चीजें इसमें ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम बोल रहा है, आप कहीं भी चेक कर लो। ठीक है, बस अपहिल क्या है कि आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ चले गए तो अपहिल हो गया, डाउनहिल यानी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ गए। ठीक है, तो ये नॉन साइक्लिक था। अब हम साइक्लिक देख लेते हैं। तो साइक्लिक में क्या है, साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 नहीं है, फोटो सिस्टम 2 जो है या तो अपसेंट है या नॉन फंक्शनल है। तो ऐसा किस केस में हो सकता है, तो याद करो मेरी बात, याद करो मैंने क्या बोला था, स्ट्रोमल थाइलाकोइड के पास ओनली PS1 होता है, तो PS2 अगर होगा ही नहीं तो PS1 ही खाली काम करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर खाली PS1 काम करेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर PS1 पे लाइट स्ट्राइक की, सेम वही चीज चलानी है, तो लाइट जैसे ही स्ट्राइक की PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला, PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, FeS, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घुस गया, वही चीजें चलेंगी, प्लास्टोक्यूनिन वही तीनों है ना, फिर चेन से चला, फिर चेन से दोबारा ये PS1 के पास पहुंच गया, तो इलेक्ट्रॉन जहां से निकला था घूम फिर के वहीं पहुंच गया है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल दिया गया।
ठीक है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट किसकी वजह से बनेगा? PS2 ही नहीं है। अब PS2 नहीं है तो वाटर की फोटोलिसिस के लिए एंजाइम ही नहीं है, मतलब वाटर की फोटोलिसिस यहां पर होगी नहीं, तो वो प्रोटॉन नहीं आ रहे। हाँ, बट प्लास्टोक्यूनिन वाले प्रोटॉन आ रहे हैं जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहे हैं। और इसमें ना आपको कहीं ये वाली चीज नजर आ रही NADH वाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो भाई इलेक्ट्रॉन को खाएगी, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन खाने के लिए है ही नहीं, वो तो साइकिल हो रहा है। क्योंकि फोटोलिसिस वाटर नहीं हो रही ना, इलेक्ट्रॉन को आप रिफिल कैसे करोगे, है ना, ये दिक्कत है। तो ना तो आपको फोटोलिसिस ऑफ वाटर नजर आएगी, ना आपको NADH कहीं लिखा नजर आएगा, सिर्फ यहां से प्लास्टोक्यूनिन की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है और ये निकल के फिर एनर्जी बना रहा है, खाली ATP आपको नजर आएगी, ठीक है। और यही भाई अपनी NCERT में लिखा हुआ है सिंपल सा, जो ये डायग्राम है उसी को यहां पर बना दिया गया है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में फर्क बता दो, तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। अब देख लो, ओनली PS1 है, इसमें PS1 भी PS2 भी, कुछ याद किया? नहीं किया, ठीक है। रिएक्शन सेंटर P700 है, इसमें P680 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड साइकिल्ड है, इसमें नॉट साइकिल्ड है, कुछ भी नहीं याद किया अभी तक। फोटोलिसिस वाटर होगी कि नहीं होगी, आसानी से बता दोगे। खाली ATP है या ATP के साथ NADH भी है, आसानी से बता दोगे। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कहां से होती है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, यहां पे है तो ऑक्सीजन भी है, आसानी से बता दोगे, ठीक है। स्ट्रोमल थाइलाकोइड में होती है, ग्रेनल में, क्योंकि स्ट्रोमल में ओनली PS1 होता है, ग्रेनल में PS1 भी PS2 भी, आसानी से बता दोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये वही चीजें लिखी गई हैं कि 3 ऐसी जगह हैं जहां से अपने को प्रोटॉन मिल रहे हैं और अंदर इकट्ठा होते जा रहे हैं, वही चीजें लिखी हुई हैं कि भाई आपको नोट्स है ना, कि अभी वीडियो में तो देख लोगे, नोट्स पढ़ने भी ना, तो आपको पता चलना चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट कौन सी 3 जगह से बन रहा था, वही चीजें यहां पर लिखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, अब अपनी लाइट रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम केल्विन साइकिल C3 साइकिल देखना चाहते हैं, ठीक है। देखो यहां पर है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और ये कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 5 कार्बन का कंपाउंड है। और यहां एटमॉस्फेयर से CO2 आई, CO2 के पास कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो 5 कार्बन यहां थे, 1 कार्बन ये, तो 6 कार्बन का यहां पर चीज बननी चाहिए। बट ये कितने की होती है? 3 कार्बन की, तो कितने बनेंगे? 2 बन जाएंगे, 2 प्रोडक्ट 3 कार्बन के 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएंगे। और CO2 यहां पर हुई है तो कार्बोक्सिलेशन स्टेप का नाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर रिडक्शन वाला स्टेप है, उससे ट्रायोज फॉस्फेट बनेगा। अभी तक कार्बन में कोई प्लस या माइनस नहीं आया, सेम कार्बन चल रहे हैं, मतलब टोटल यहां जमा करोगे तो 2 गुना 3 यहां पर 6 कार्बन आपको मिलेंगे। तो इन 6 कार्बन में से एक कार्बन, एक साइकिल में एक कार्बन यहां निकल जाएगा, क्योंकि अपने को यहां खाना बनाना है, ग्लूकोज वगैरह बनाना है, तो एक साइकिल में एक कार्बन निकलेगा। तो आपको 6 कार्बन निकालने हैं, तो यह साइकिल 6 बार घुमानी पड़ेगी, ठीक है। एक कार्बन निकल गया तो कितने कार्बन बच गए? 5 कार्बन अब बच चुके हैं। 5 कार्बन का ही क्या था? ये था अपना, ठीक है। यहां पे 6 कार्बन थे, एक कार्बन यहां निकल गया तो 5 कार्बन का ये बच जाएगा ना, सिंपल, ये साइकिल घूमती रहेगी, ठीक है। ये हमने देखी भाई अपनी केल्विन साइकिल, C3 साइकिल। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं C4 प्लांट्स। देखो C4 प्लांट्स में क्या होता है? क्रांज एनाटमी होती है, स्पेशल लीफ एनाटमी होती है, और इसमें 2 टाइप की सेल होती है, मीजोफिल सेल, बंडल शीथ सेल। देखो जब हम C3 साइकिल देख लेते तो यहां पर बंडल शीथ सेल का आपको जिक्र नहीं मिलेगा। ये कैसी सेल है? अपनी मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स हैं, ठीक है। और इधर C4 प्लांट की बात करें तो इनके पास 2 टाइप की सेल होती हैं, एक मीजोफिल सेल, एक बंडल शीथ सेल, ठीक है। अब होगा क्या? देखो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये यहां अंदर आ गई बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। मीजोफिल सेल्स में क्या था? फोस्फोइनोल पाइरुवेट था। कितने कार्बन का कंपाउंड था? ये 3 कार्बन का कंपाउंड था। एक कार्बन CO2 से आई, तो 3 कार्बन और 1 कार्बन फिक्सेशन हो गई, 4 कार्बन का एसिड बन गया। 4 कार्बन का कहां बन गया? मीजोफिल सेल्स में। अब ये 4 कार्बन का एसिड कहां ट्रांसपोर्ट हो गया? बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अब 4 कार्बन का था, इससे अगर एक CO2 निकाल दें, डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब रिमूव कर दी, एक CO2 निकाल दें तो 4 कार्बन का एसिड था, तो ये 3 कार्बन का एसिड बच जाएगा। और ये 3 कार्बन का एसिड दोबारा से कहां जाएगा? अभी CO2 का यूज करेंगे, रुक जाओ, ठीक है। तो ये 3 कार्बन का एसिड दोबारा से कहां चला गया? मीजोफिल सेल में चला गया, और मीजोफिल सेल में जाके रीजनरेट करके दोबारा से इसने 3 कार्बन का फोस्फोइनोल पाइरुवेट बना दिया, पेप बना दिया, ठीक है। अब ये जो CO2 रिमूव हुई है, ये कहां पर यूज होगी? ठीक सेम टू सेम ऐसी साइकिल चलेगी, ये CO2 निकल गई। अब यही साइकिल
साइकिल वहां पर रिपीट होगी। ठीक है, सेम टू सेम कि बंडल शीथ सेल में ये जो CO2 निकली है सेम केल्विन साइकिल जैसी चीजें यहां पर चलेंगी। अब आपसे कोई पूछ ले कि CO2 प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, तो C3 साइकिल में कौन है भाई, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, और C4 साइकिल में कौन है, ये अपना फोस्फोइनोल पाइरुवेट। और भाई एंजाइम कौन सा यूज होगा, इसी के नाम से रिलेट हो जाएगा, इसका हो जाएगा रुबिस्को जो यहां काम आएगा, और इसमें C4 साइकिल में कौन सा हो जाएगा जो पेप के साथ काम आएगा, पेपकेज हो जाएगा। ये एंजाइम के नाम हो जाएंगे। ठीक है, और क्या है, बंडल शीथ सेल की बात कर रहे हैं कि इनमें थिक वॉल्स होती हैं, इसीलिए गैसेस का आना जाना मुश्किल है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है, और ये हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। इनमें फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है, मेज, सोरगम और शुगर केन, ये अपनी C4 साइकिल जिसका दूसरा नाम H एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। देखो फोटो रेस्पिरेशन क्या है, एकदम वेस्ट है ना, इसका कोई यूज नहीं है, ना इसमें ATP बनती है, ना NADPH वाली एनर्जी बनती है, ना इसमें कोई शुगर बनती है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म या फिर C2 साइकिल, और ये किसमें होती है, C3 प्लांट में होती है, ये C4 प्लांट में नहीं होती है। होता क्या है इसमें, देखो यहां पर राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ CO2 जुड़ रही थी। ठीक है, अब ऐसा हो जाए, कंडीशन ऐसी हो जाए कि CO2 जो है वो कम हो जाए, CO2 की कमी हो जाए, और ऑक्सीजन तो है ही। ठीक है, तो CO2 अगर कम हो गई तो CO2 की जगह इससे ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है, फिर सारा काम खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, वही अपनी फोटो रेस्पिरेशन बोलती है। ठीक है, और भाई ये जो है अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी की समरी है, कुछ इसमें नया नहीं है। अभी तक जो पढ़ा है उसी की समरी है, एक बार रिवीजन के लिए देखी है ये। ठीक है, नेक्स्ट भाई फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस है ना। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था किसने, ब्लैकमैन ने दिया था 1905 में। कौन से फैक्टर हैं, लाइट है, CO2 कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, और कौन सा है, वाटर है। लाइट कैसे अफेक्ट करेगी, देखो प्लांट जो कैप्चर करते हैं ना लाइट, वो कौन सी रेंज की करते हैं, 400 से 700 नैनोमीटर ये वेवलेंथ होनी चाहिए, इस लाइट को प्लांट कैप्चर करते हैं, जिसको हम पार बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इसको अब बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस की सैचुरेशन कब आ जाती है कि पूरी सनलाइट की जब 10% प्लांट यूज कर रहे हैं ना, तो ये मान लो कि फोटोसिंथेसिस की सैचुरेशन आ चुकी है, इससे ज्यादा लाइट प्लांट यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो लाइट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अच्छी बात है, प्लांट को लाइट मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस चलेगी। ठीक है, बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस चलेगी, बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट इतनी ज्यादा लाइट हो जाए तो एक पॉइंट के बाद क्या है भाई, क्लोरोफिल जो है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो है ना विनाश हो जाएगा बहुत ज्यादा लाइट से। ठीक है, नेक्स्ट हम CO2 कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो CO2 कंसंट्रेशन के बारे में NCERT लिखती है कि ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और क्या है, CO2 सैचुरेशन की बात कर रहे हैं कि C3 प्लांट के लिए थोड़ी ज्यादा है 450 के पार, और C4 के लिए थोड़ी कम है 360 है। ठीक है, अब देखो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अप टू 0.05% कैन कोज इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस, बियॉन्ड दिस लेवल बिकम डैमेजिंग। वही बात है, एक पॉइंट तक आप लाइट दोगे तो फायदेमंद है, बट उससे पॉइंट के पार चले जाओगे तो विनाश होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही CO2 का है कि एक टाइम तक आप बढ़ाते जाओगे CO2 तो प्रोडक्शन भी बढ़ती जाएगी, फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी, बट एक लेवल के बाद क्या है, CO2 भी डैमेजिंग हो जाएगी, डैमेज करने लग जाएगी। ठीक है, C3 प्लांट की बात कर रहे हैं कि CO2 आपने बढ़ाई, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, और इसी को ग्रीन हाउस उसमें हम यूज करते हैं कि ग्रीन हाउस क्रॉप बनाते हैं, टोमेटो, बेल पेपर इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, देखो हमने पढ़ा था एक डार्क रिएक्शन है, एक लाइट रिएक्शन है, तो लाइट रिएक्शन में हमने कहीं भी एंजाइम्स का इतना जिक्र नहीं किया था, तो उसमें एंजाइम्स ही नहीं है, तो टेम्परेचर से फर्क किस पे पड़ेगा, किसी पे भी नहीं। तो लाइट रिएक्शन में एंजाइम ना होने के कारण ये टेम्परेचर से ज्यादा अफेक्ट नहीं होती है। डार्क रिएक्शन में जबकि एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, ठीक है, तो एंजाइम है तो टेम्परेचर से भी वो इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, टेम्परेट ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट दैट दे आर एडेप्टेड टू। ठीक है, कि कौन से प्लांट के लिए कैसा टेम्परेचर ऑप्टिमम है, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसी जगह पर हैं। जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में है, ट्रॉपिकल वाले प्लांट हैं, या फिर टेम्परेट वाले प्लांट हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, वाटर की बात कर रहे हैं, देखो वाटर स्ट्रेस हुआ मतलब वाटर की, पानी की कमी हुई
हुई तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। ठीक है, वाटर कैसे अफेक्ट कर सकता है वो बात कर रहे हैं कि अगर पानी की कमी हो गई तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे पानी को बचाने के लिए। अब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो स्टोमेटा के थ्रू ही CO2 भी आ रही थी, अब CO2 ही नहीं आ पाएगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, है ना। C3 साइकिल में हम यही तो पढ़ रहे थे कि राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट के साथ कौन कंबाइन कर रहा है, CO2 ही तो कर रही है, तो CO2 ही नहीं आ पाएगी तो फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर अपना कंप्लीट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ग्रोथ की डेफिनेशन देखना चाहते हैं। देखो, ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है कि किसी सेल या फिर किसी टिश्यू या फिर किसी ऑर्गन के साइज में परमानेंट इंक्रीज हो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। और ग्रोथ अकंपनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस जो एनाबॉलिक भी होती हैं और कैटाबॉलिक भी होती हैं। अब बात कर रहे हैं कि ग्रोथ को मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं। तो फ्रेश वेट से माप सकते हैं, ड्राई वेट से, लेंथ से, एरिया से, वॉल्यूम से, सेल नंबर से। ठीक है, अब प्लांट्स की बात की गई है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो यूनिक होती है। क्यों? क्योंकि उनकी अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, है ना, मेरिस्टम की मदद से, मेरिस्टम की एक्टिविटी से थ्रू आउट दी लाइफ उनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। और इस टाइप की ग्रोथ को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं कि वो पूरी जिंदगी ओपन ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एग्जांपल ऑफ ग्रोथ मेजरमेंट। ठीक है, तो किस किस का एग्जांपल है, सेल नंबर का है, सेल साइज का है, वॉल्यूम का है, सरफेस एरिया का है। सेल नंबर का क्या एग्जांपल दिया गया है कि एपिकल मेरिस्टम जो है किसका, मेज रूट का, वो कितना डिवाइड कर सकता है, 17,500 सेल पर आवर, है ना। ये सेल नंबर का एग्जांपल हो गया। सेल साइज का क्या एग्जांपल है, वाटरमेलन की सेल का एग्जांपल है कि वाटरमेलन की सेल कितना साइज इंक्रीज कर सकती है, 3.5 लाख गुना इंक्रीज कर सकती है। वॉल्यूम का एग्जांपल है कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ। सरफेस एरिया का एग्जांपल है लीफ, डोर्सी वेंट्रल लीफ की ग्रोथ, ये अपना सरफेस एरिया का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ कहां दिखाई देती है, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम। और सेकेंडरी ग्रोथ कहां पे, लेटरल मेरिस्टम में। देखो, प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो प्लांट की लेंथ बढ़ाती है, लेंथ, और सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट की विड्थ बढ़ाती है कि प्लांट की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, ग्रोथ फेजेस की बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन और मैच्योरेशन, 3 फेज हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होगा, जो सेल्स होंगी वो कंटिन्यू डिवाइड करेंगी। मेरिस्टेमेटिक मतलब पता ही है अपने को कि सेल डिवाइड करती हैं। रिच इन प्रोटोप्लाज्म, देखो डिवाइड कर रही हैं तो न्यूक्लियस लार्ज होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म रिच होना चाहिए, है ना, बहुत सारे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भाई उनकी सेल वॉल कैसी होगी, प्राइमरी होगी, थिन होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सेल को डिवाइड करना है तो सेल वॉल अगर थिक हो गई, मोटी होगी तो डिवाइड करने में तकलीफ होगी। तो सेल वॉल प्राइमरी होगी, थिन होगी और बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस उसमें अवेलेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इलोंगेशन फेज, क्या है कि सेल जो है एनलार्जमेंट मतलब साइज में बड़ी होने लग जाएंगी और वैक्यूल्स की संख्या बढ़ने लग जाएगी और सेल वॉल में डिपोजिशन होने लग जाएगी, मतलब चीजें मैच्योर, डिफरेंशिएट होने की तरफ जा रही हैं। मैच्योरेशन में क्या है कि सेल ने मैक्सिमम साइज को अटेन कर लिया है, उसकी वॉल थिकनिंग भी हो गई है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन भी उसकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं। देखो, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई उसी को ग्रोथ रेट बोल दिया जाता है। 2 टाइप की, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये हमारे पास एक लीव है जिसका एरिया कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दूसरी बड़ी वाली लीव है जिसका एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में हमने कितनी ग्रोथ करा दी, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ करा दी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों में ही कितनी होगी, इसमें भी 5, इसमें भी 5, बट रिलेटिव ग्रोथ की बात करें तो इसमें 5 से 10 हो जाएगी, तो 100% की ग्रोथ हो गई। और इसमें 50 से सिर्फ 55 होगी, 5 बढ़ाएंगे तो सिर्फ 10% की आपकी ग्रोथ हुई है। तो रिलेटिव ग्रोथ इसमें ज्यादा हो जाएगी, जबकि एब्सोल्यूट की बात करें इसमें भी 5, इसमें भी 5। नेक्स्ट है हेटेरोफिली। देखो, हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, फिली मतलब क्या होता है, लीव्स। देखो, फाइलोटेक्सी, है ना, लीव्स के रिलेटेड। तो हेटेरो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब लीव्स, मतलब डिफरेंट लीव्स की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगी। क्यों दिखाई देंगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। किसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या तो एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स दे रहे हैं या लाइफ फेजिस को। मतलब क्या है, ये सेम प्लांट, जैसे बटर कप का एग्जांपल है कि अगर एनवायरमेंट अलग हो जाए तो इसकी लीव्स की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे है तो कुछ ऐसी पत्तियां इसकी दिखाई देंगी, और ये वाटर एक्वाटिक हो गया तो उसकी पत्तियां ऐसी दिखाई देंगी। तो लीव्स की स्ट्रक्चर एनवायरमेंट की वजह से डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रही है। और इधर लाइफ फेजिस, है ना, लाइफ फेजिस की वजह से, जैसे कॉटन है, कोरिएंडर है, लार्कस्पर है,
कि जुवेनाइल जब छोटे होंगे तो ऐसे दिखाई देंगे और एडल्ट होंगे तो ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, ये बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, जिसको पीजीआर भी शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं। तो ये दो तरीके के होंगे, एक तो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे ग्रोथ प्रमोटर्स, एक ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ग्रोथ प्रमोटर्स क्या करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन हो गई, सेल एनलार्जमेंट हो गई, ट्रॉपिक ग्रोथ हो गई, फ्लावरिंग हो गई, सीड फॉर्मेशन हो गई, फ्रूटिंग होगी। और इसके एग्जांपल क्या है, ऑक्सिन, गिब्रेलिन या फिर जिब्रेलिन, कुछ भी बोल लो अंग्रेजी में, और साइटोकाइनिन। ठीक है, इधर ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात करें, प्ले इंपॉर्टेंट इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वुंड स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस कंडीशन आएगी वहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और क्या है, ये वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी, इसीलिए तो इनहिबिटर है कि इनहिबिटिंग एक्टिविटी जैसे कि डोरमेंसी हो गई, अब्सिशन होगी, इसमें इनका रोल होता है। एग्जांपल क्या है, ABA एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब एक एथिलाइन होता है, एक पीजीआर होता है इथाइलिन, ये इसमें भी फिट हो सकता है, इसमें भी फिट हो सकता है, बट ये लार्जली अगर पूछा जाए कि लार्जली किसमें फिट करोगे, तो लार्जली ये इनहिबिटर में जाएगा। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तीन किसमें, मेनली प्रमोटर में, और एबीए और इथाइलिन किसमें, अपने इनहिबिटर में आ जाएंगे। ऐसे थोड़ा याद रखना। केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें पीजीआर्स की, तो बड़ी डाइवर्स है, अलग अलग तरीके के हैं, जैसे इंडोल कंपाउंड्स है ना, IAA एडिनाइन डेरिवेटिव है, काइनेटिन हो गया, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है, अब्सिसिक एसिड हो गया, टर्पीन्स हैं, गिबरेलिक एसिड हो गया, गैसेस हैं, इथाइलिन गैसी तो होती है जिसका फॉर्मूला C2H4 होता है। ठीक है, अब बारी बारी से बात करेंगे भाई। सबसे पहले ऑक्सिन की बात कर रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया, बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस टुवर्ड्स लाइट, और उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वाज द साइट ऑफ अ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉजेज बेंडिंग, है ना, जो बेंडिंग कोज करवा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, देखो इसमें साइंटिस्ट का है ना थोड़ा अजीब सा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो भाई जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे ही याद करना। ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाई FW went from a tip of coleoptile of a oat seedling। फिर से वही बोल रहा हूं, इसमें समझने का कुछ नहीं है यार, इसमें याद ही करना पड़ेगा ये आपको, साइंटिस्ट के नाम और ये सब। ठीक है, तो नेचुरल ऑक्सिन के एग्जांपल क्या क्या है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सिन के एग्जांपल क्या क्या है, NAA नेपथलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब ऑक्सिन के फंक्शन की बात कर रहे हैं, देखो भाई एक सर्च करके देख लेना यूट्यूब पे कि ये अपने प्लांट हार्मोन की ट्रिक बाय केवी एजुकेशन, वो ट्रिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। बहुत प्यारी ट्रिक है, सारे फंक्शन, ऑक्सिन के फंक्शन, गिबरेलिन के फंक्शन, सारे उसमें आपको याद करिया दी जाएंगे। ठीक है, प्लांट हार्मोन ट्रिक बाय केवी एजुकेशन, ये सर्च कर लेना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सिन के फंक्शंस की। फर्स्ट, आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, सारा एनसीईआरटी है। इनिशिएट रूटिंग, रूटिंग को इनिशिएट करता है इन स्टेम कटिंग। फ्लावरिंग को प्रमोट करता है किसमें, पाइनएप्पल में। क्या करता है, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, अर्ली स्टेजेस पे फ्रूट और लीफ ड्रॉप को ये प्रिवेंट करता है। अब्सिशन को ये प्रमोट करता है किसका, ओल्डर मैच्योर लीव एंड, जो बूढ़े पार्ट हो गए हैं, जो बूढ़ी लीव्स हो गई हैं, बूढ़े फ्रूट हो गए हैं, उनके गिरने को, उनके टूटने को। ठीक है, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, मेन स्टेम इज डोमिनेंट, एपिकल डोमिनेंस को ये प्रमोट करता है। पार्थेनोकार्पी को ये इंड्यूस करता है, एग्जांपल किसमें, टोमेटो में। देखो एक बात मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं आपको, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही याद करने पड़ेंगे कि ये पाइनएप्पल यहां पे लिखा हुआ है, ये टोमेटो यहां पे लिखा हुआ है, आगे भी बहुत सारी जगह आएंगी, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही याद होना चाहिए। वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, कहां पे, 2,4-D इसका एग्जांपल है। ठीक है, कहां पे यूज होता है, डाइकोट्स को किल करने में यूज होता है। कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन को, सेल डिवीजन में ये मदद करता है। नेक्स्ट हम जिब्रेलिन की बात कर रहे हैं, तो क्या बताया गया है कि 100 से ज्यादा जिब्रेलिन अवेलेबल हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से 100 से ज्यादा जिब्रेलिन अवेलेबल हैं, जिनकी नेमिंग कैसे की गई है, GA1, GA2, GA3, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर गिब्रेलिक एसिड किसको बोलते हैं, या फिर जिब्रेलिक एसिड, कुछ भी बोल लो। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड किसको बोलते हैं, जो ये GA3 है ना, इसको जिब्रेलिक एसिड बोला जाता है। वन ऑफ द फर्स्ट टू बी डिस्कवर, है ना, जो डिस्कवर होते हैं उसमें वन ऑफ द फर्स्ट, लगभग सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट भाई वही साइंटिस्ट वाली बात आएगी। बेकेने डिसीज, फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस सीडलिंग कॉज्ड बाय
जिब्रेला फूजिकोराई, यहां से ही इसका नाम आया है। गिब्रेलिन, जिब्रेलिन यहीं से नाम आया है। ये एक फंगल पैथोजन है, जिब्रेला फूजिकोराई। ठीक है। ई कुरोसावा रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम ऑफ डिजीज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल। फिर से वही बात है भाई, ये चीजें आपको याद ही होनी चाहिए। एक मैं ट्रिक आपको यहां पे बता दूं, देखो ये जापानी सा नाम लग रहा है, जापानी सा, ये भी जापानी सा नाम लग रहा है ना, फूजिकोराई, ई कुरोसावा, है ना, सारे जापानी से नाम लग रहे हैं। तो जहां भी जापानी सा नाम आ जाए जिब्रेलिन आंसर लगा देना। ट्रिक आपको बता रहा हूं, ये भी जापानी सा नाम है, ये भी फूजिकोराई जापानी सा नाम है, ई कुरोसावा जापानी सा नाम है। तो जहां भी जापानी नाम आ जाए जिब्रेलिन आंसर लगा देना। जिब्रेलिन के फंक्शन क्या क्या हैं? ये क्या करता है? इंक्रीज इन लेंथ, किसमें? ग्रेप स्टॉक, शुगर केन। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि ग्रेप स्टॉक, शुगर केन, ये अपना एप्पल हो गया, इस तरीके से। ठीक है। और क्या करता है? कॉज इलोंगेशन एंड शेप इंप्रूवमेंट इन फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल में। सिनेसेंस को ये डिले करता है, इसीलिए मार्केट पीरियड बढ़ा देता है। स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। फिर से बोल रहा हूं, एक बार है ना केवी एजुकेशन की ट्रिक देख लेना, इन पे सारी चीजें आपको याद करा दी जाएंगी, है ना। शुगर केन में ये यील्ड बढ़ा देता है, कितनी? 20 टन पर एकड़, इतनी यील्ड तक ये बढ़ा देता है। स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर विद गिबरेलिक एसिड की बात हो रही है, वो क्या है? मैच्योरिटी पीरियड को स्पीड अप कर देंगे। ठीक है, स्पीड अप कर देंगे। जुवेनाइल मतलब बच्चों को, है ना, बच्चे जो प्लांट के बच्चे, ठीक है, उनको अगर इसका जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे तो उनकी मैच्योरिटी पीरियड को ये स्पीड अप कर देगा। ये बोल्टिंग को प्रमोट करता है। बोल्टिंग क्या होती है? इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। ठीक है, फ्लावरिंग से जस्ट पहले इंटरनोड की एलोंगेशन होना, इसको बोल्टिंग बोलते हैं। और बोल्टिंग को प्रमोट करता है अपना गिबरेलिक एसिड। ठीक है, कहां पर देखा जाता है? एग्जांपल क्या? बीट में, कैबेज में, और मैनी प्लांट विद रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट क्या होती है? जैसे आपने कैबेज में भी देखा होगा, गुच्छे से बन रहे हैं, गुच्छे से, जहां भी ऐसे गुच्छे से बन रहे हैं मतलब वो रोजेट हैबिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम साइटोकाइनिन की बात कर रहे हैं। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं भाई, ये जो साइंटिस्ट वाला पार्ट है ना, इसमें कुछ नहीं है समझने का, ये आपको याद ही होना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि एफ स्कूग, है ना, ये साइंटिस्ट किसके रिलेटेड था? साइटोकाइनिन के। ये आपको पता होना चाहिए। कोकोनट मिल्क, यडीएन, कुछ भी आ जाएगा डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड था। काइनेटिन का आ जाएगा, कहां से रिलेटेड था? साइटोकाइनिन से। जिएटिन का आ जाएगा, कहां से रिलेटेड था? तो भाई वही बोल रहा हूं, इन साइंटिस्ट में कुछ भी समझने का है नहीं, ये आपको याद ही होने चाहिए कि डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम आया, डायरेक्ट उस चीज का नाम आया, आपको पता होने चाहिए कौन से प्लांट हार्मोन के वो रिलेटेड थे। ठीक है, जैसे ये मिलर, इसका नाम आया, मिलर एटोल, इसका नाम आया, कैसे आप बताओगे कि कौन सा था? गिबरेलिक एसिड था, ऑक्सिन था, कैसे था? ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, साइटोकाइनिन के फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है? हेल्प टू प्रोड्यूस लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, लेटरल शूट, एडवेंटिशियस शूट। हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में ये मदद करता है। और क्या करता है? प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई बूढ़ी पत्ती हो गई है, अब इस बूढ़ी पत्ती को मरना ही है, जाहिर सी बात है। तो ये क्या करता है? इस बूढ़ी पत्ती में से जो न्यूट्रिएंट है ना, ये यहां से उठा के किसी यंग लीफ में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये हाइपदा करेगा। और यहां की एक ट्रिक बताऊं कि देखो, ये मान लो जमीन है, जमीन के ऊपर का पार्ट प्लांट का क्या पार्ट होता है? शूट पार्ट। और नीचे का क्या पार्ट होता है? रूट पार्ट। तो साइटोकाइनिन शूट पार्ट पे फोकस रखना है। लीव्स शूट में, क्लोरोप्लास्ट शूट में, लेटरल शूट आ गया, एडवेंटिशियस शूट आ गया, तो शूट पार्ट में ही इसका फोकस रखना है। इथाइलिन की बात कर रहे हैं, तो इथाइलिन के रिलेटेड साइंटिस्ट भाई एच कोजिन्स, ये याद रखना है। इथाइलिन एक गैस होती है, तो वोलेटाइल सब्सटेंस हो गया, इसमें कुछ याद नहीं करना, है ना। और क्या ऑब्जर्व किया था कि भाई जो राइपेंड बनाना है, देखो क्या है कि पका हुआ कोई केला है, मान लो पका हुआ केला है, ठीक है, और बाकी के उसके साथ में कच्चे केले रखे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि पके हुए केले से कुछ तो ऐसी गैस निकलेगी जो कच्चे केलों को भी पका देगी, है ना। इस तरीके की बातें हैं। इथाइलिन के फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा, बताओ कि कौन सा है मोस्ट वाइडली यूज्ड इन पीजीआर इन एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय राइपनिंग फ्रूट। जो फ्रूट पक चुके हैं, पके हुए हैं, वहां से लार्ज अमाउंट में ये रिलीज होता है। प्रमोट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, प्रमोट स्वेलिंग ऑफ एक्सिस,
प्रमोट एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग। ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन के क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट में आ जाएंगे, असर्शन रीजन में आ जाएंगे, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। सीनेसेंस और अब्सीशन को प्रमोट करता है, स्पेशली किसकी, लीव्स की, फ्लावर्स की, ठीक है। हाईली इफेक्टिव होता है किसमें, फ्रूट राइपनिंग में, वही बात आ रही है। रेस्पिरेशन रेट को एनहेंस करता है और इसी को रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक बोलते हैं, ठीक है। और क्या करता है, सीड एंड बड डोर्मेंसी को ये ब्रेक करता है। और क्या करता है, प्रमोट रैपिड पेटियोल या इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। फिर से मैं बोल रहा हूं, राइस प्लांट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन ये याद रखना। एग्जांपल ये पाइनएप्पल हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड हेयर फॉर्मेशन, इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज फूड सेट इन पाइनएप्पल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। पाइनएप्पल का बताओ क्या किसने किया था, ठीक है। इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो का क्वेश्चन आ जाएगा। प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कोकंबर, कोकंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। देखो वही बात है, कितने क्वेश्चन, राइस वाला बन गया, पाइनएप्पल वाला बन गया, मैंगो वाला बन गया, कोकंबर वाला बन गया, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं। अब सिसिक एसिड की बात कर रहे हैं, एबीए की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग मिड 1960s 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई थी, अलग अलग रिसर्च, है ना, जिसमें किसी में एक में ये पाया गया, इनहिबिटर बी इसको खोजा, अब्सीशन 2 इसको खोजा, डोरमिन इसको खोजा, अलग अलग तीनों अलग अलग खोज थी। फिर बाद में क्या पाया गया कि ये तीनों ही जो अलग अलग मिले हैं कि ये सेम ही हैं, लगभग सिमिलर ही हैं, कि ऑल 3 वर प्रूव्ड टू बी केमिकली आइडेंटिकल, केमिकली आइडेंटिकल। बाद में इनको क्या नाम दे दिया गया, एबीए अब्सिसिक एसिड इनको नाम दे दिया गया। अब्सिसिक एसिड के फंक्शन क्या है, नाम में आ रहा है अब्सिसिक अब्सिशन, तो वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेट अब्सीशन। अब्सीशन को ये, है ना, नाम में ही आ रहा है, रेगुलेट करेगा और डोरमेंसी को रेगुलेट करेगा। ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। देखो जाहिर सी बात है, ये इनहिबिट वाला है ना, तो इनहिबिट करेगा। अब्सीशन एक, है ना, इनहिबिटर चीज है एक टाइप से, तो इनहिबिट करेगा, है ना। सीड जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करेगा। स्टिमुलेट क्या करेगा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, फिर से एक इनहिबिटिंग चीज है कि बंद करा रहा है ना, खोल रहा होता तो एक ऐसा लगता कि प्रमोट कर रहा है, बंद करा रहा है, ठीक है। इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस स्ट्रेस, स्ट्रेस हार्मोन भी इसको बोला जाता है ना। स्ट्रेस हार्मोन किसको बोला जाएगा, एबीओ को बोला जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और एक और क्वेश्चन इसका सुपर हिट आता है कि ये एंटागोनिस्ट होता है किसके, जिब्रेलिक एसिड के, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन इसका सुपर हिट क्वेश्चन, एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड ये इसका सुपर हिट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो ये कहां पे आ गए थे हम, बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी एबीए हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। वही है, स्ट्रेस हार्मोन है तो मुश्किल कंडीशन में साथ देगा, एक तरीके से ऐसे याद रखना, स्ट्रेस हार्मोन है तो मुश्किल कंडीशन आ जाएगी, वहां पे ये साथ देगा, सर्वाइव करने में मदद करेगा, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, मैनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर सच एज टेम्परेचर, लाइट, वाया पीजीआर कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब क्या है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि लाइट होगी, ये पीजीआर के थ्रू, पीजीआर मतलब जो अभी हम पढ़ रहे थे, इथाइलिन, एबीए, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, उनके थ्रू ये सब क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। और कौन सी ऐसे इवेंट हैं जो ऐसे कंट्रोल हो रहे हैं, जैसे वर्नलाइजेशन है, फ्लावरिंग है, डोरमेंसी है, सीड जर्मिनेशन है, प्लांट मूवमेंट है, तो ये सब कंट्रोल हो रहे हैं, टेम्परेचर, लाइट, ये सब किसके, वाया पीजीआर के थ्रू। तो ये भी अपना खत्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।